ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैंने बड़ी बुनियादी सी बातचीत आपके लिए तैयार की है, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ आइडिया पहले से होगा। दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। अब ये तीनों दरअसल एक ही ग्रुप की आइटम्स हैं। उस ग्रुप को हम कहते हैं डेबिट ग्रुप, ठीक है, क्योंकि उस ग्रुप में एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं। नेचर इन तीनों की आपस में मिलती है। इनको अगर मैं इकट्ठा ब्रैकेट करूं तो इसको हम कहेंगे डेबिट ग्रुप। इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है और इसका रिलेशनशिप विद द रिपोर्टिंग पीरियड बहुत ज़रूरी है। ये बेटे रिपोर्टिंग पीरियड हमारा ओपनिंग डेट से शुरू हो रहा है और रिपोर्टिंग डेट पर ख़त्म हो रहा है। इस रिपोर्टिंग पीरियड में हमने कुछ एक्सपेंडिचर किए, ये एक्सपेंडिचर आपने किए। अब ये एक्सपेंडिचर हमने देखना है कि इसमें से एक्सपेंस और एसेट कौन से एक्सपेंडिचर है और उन एसेट्स में से कौन से एक्सपेंडिचर करंट और नॉन करंट एसेट्स। ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको ड्यूरिंग द ईयर बेनिफिट देकर एक्सपायर हो जाए, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ज़हन में रख लीजिएगा कि रिपोर्टिंग डेट को हम प्रेजेंट का लफ्ज भी बोलते हैं। प्रेजेंट मीन्स द डेट ऑन विच वी डू रिपोर्ट। इस दिन हमने फैसले करने होते हैं कि किसको हम एक्सपेंस करार दें, किसे एसेट करार दें, किसको लायबिलिटी कहें, किसको इक्विटी कहें। इस रिपोर्टिंग डेट पर फैसला करना होता है। इससे पहले हम जब रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं उस वक्त हम एक अंदाजा जरूर लगा लेते हैं कि इसमें एसेट बनना है, इसमें एक्सपेंस बनना है, लेकिन अल्टीमेटली हमने रिपोर्टिंग डेट पे देखना होता है कि वाकई जो हमने एसेट बनाया था वो एसेट ही है। इसकी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी सादा सी एग्जांपल से कि आपने 1 जनवरी X3 को इस साल शुरू किया और इसकी रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर X3। ड्यूरिंग द ईयर आपने फर्ज कर लेते हैं 15 सितंबर X3 को एक मशीन खरीदी। अब मशीन खरीदी, आपने कहा कि 5 साल चलनी है, 10 साल चलनी है, आपने इसको एसेट रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन जब आप इस डेट पर पहुंचे तो मालूम हुआ वो मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। अब आप इस डेट पे फैसला करेंगे कि क्या उस मशीन को एसेट ही रहने दिया जाए या लॉसेस में एक्सपेंस के तौर पर उसको। तो फाइनल फैसला की डेट कौन सी होती है? रिपोर्टिंग डेट। फॉलो किया? गुड। लिहाजा हम अब ये देख रहे हैं, हमारे पास इस वक्त ये 3 कलर्स हैं, एक रेड, एक पर्पल और एक ब्लैक। जो एक्सपेंडिचर मैंने यहां पर लिखा, इस एक्सपेंडिचर को अगर आप यूं देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंग्विश किया जाता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अब उसकी पहचान सुन लीजिए। आपने बचपन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पढ़ा,
और आपने लफ्ज रेवेन्यू भी पढ़ा। रेवेन्यू का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? इनकम के लिए। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए इनकर किया उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में लिखा जाता है ना रेवेन्यू, उसके अगेंस्ट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं एक्सपेंसेस के तौर पर। लिहाजा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका रेड इंक में यहीं पर एक्सपायर हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके बारे में हम देखेंगे कि वो करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन में जाते हैं। अब फर्ज कर लें आपने इन्वेंट्री परचेज की। अब इन्वेंट्री आपने परचेज की, लाइक मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम क्या ट्रीट करेंगे बताइएगा जरा? एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो वो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंस ट्रीट हो गया। अब आपने इन्वेंटरी परचेज की। उस इन्वेंटरी में आपने देखा कंज्यूम्ड और अनयूज्ड। जो कंज्यूम हो गई उस इन्वेंटरी को आप कहां पर ट्रीट कर रहे हैं? जो कंज्यूम हो गई उसको आप कह रहे हैं कि ये हमारा एक्सपेंस है। और जो आपकी इन्वेंटरी अनयूज्ड है उसको आप कह रहे हैं कि हमारा एसेट है। क्यों? क्योंकि इसने नेक्स्ट ईयर कंज्यूम हो जाना है। तो हमने क्या देखा, जो अगले रिपोर्टिंग पीरियड में कंज्यूम होती हो उसके बारे में हमने इस डेट पर फैसला करना है, इस डेट पर फैसला करना है, वो करंट एसेट कहलाएगी। और अब आपने एक मशीनरी परचेज की। मशीनरी आपको बेनिफिट इस साल में देती है, उसको आप कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और बाकी की मशीनरी आपके पास नेट बुक वैल्यू की सूरत में अगले साल भी बेनिफिट देगी, उससे अगले सालों में भी बेनिफिट देगी। लिहाजा वो मशीन जो आपको इस साल के बराबर बेनिफिट दे चुकी है उसको आप एक्सपेंस में ले जाते हैं। और जो ऑनवर्ड्स उसने बेनिफिट देना होता है आपको, उसको आप नॉन करंट एसेट में लेकर जाते हैं, क्योंकि उसने अगले साल में भी बेनिफिट देना है और आने वाले सालों में भी बेनिफिट देना है। इस साल में भी बेनिफिट दिया उसने। ठीक बात? तो बड़ी सादा सी डिस्टिंक्शन है। एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस वो है जो ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड बेनिफिट देने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, और जो अगले 12 महीनों में बेनिफिट देने के बाद एक्सपायर होंगे रिपोर्टिंग डेट पर, आज की रिपोर्टिंग डेट पर, वो करंट एसेट है। और वो एक्सपेंडिचर जो अगले 12 महीने भी बेनिफिट देगा और ऑनवर्ड्स भी बेनिफिट देने की सलाहियत रखता है, वो आपका नॉन करंट एसेट है। ठीक है, गुड। ये गुफ्तगू हमें समझ आ गई। एग्जांपल्स यहाँ पर इस तर्ज पे दी जा सकती हैं। एक मैं एग्जांपल मजीद क्लियर करने के लिए आपको दे रहा हूं कि आपने रेंट पे किया एडवांस 5 सालों के लिए। अब जो 5 सालों के लिए रेंट आपने पे किया उसमें जो 1 साल का 12 महीने का रेंट है उसका ताल्लुक करंट ईयर से है। ठीक है, वो तो आपका हो गया एक्सपेंस। और जो आपका अगले 12 महीनों से मुताल्लिक एक्सपेंस है उसका ताल्लुक नेक्स्ट रिपोर्टिंग ईयर से है। आप इसको करंट रिपोर्टिंग ईयर कह सकते हैं।
इसका ताल्लुक अगले और ऑनवर्ड्स पेमेंट तो आप इसी मर्तबा कर चुके हैं। ये रेंट आपने पे किया सपोजली ऑन 1 जनवरी 2023 को। अब ये जो 1 जनवरी 2023 को आपने रेंट पे किया, कैश तो अदा आपने, ठीक है, आपने 1 जनवरी 2020, आपका करंट ईयर एंड हो रहा है आपका 31 दिसंबर 23 को। तो कितना पोर्शन इस साल में एक्सपेंस में लिखा जाएगा? 120। और इस साल 31 दिसंबर 2023 को आप करंट एसेट्स में कितना लिखेंगे? 1,20,000। और इसी साल आप नॉन करंट एसेट्स में कितना लिखेंगे? 3,60,000। ठीक है। नेक्स्ट टू द नेक्स्ट रिपोर्टिंग ईयर। ठीक बात। ये सारा का सारा फैसला अब किस दिन कर रहे हैं? रिपोर्टिंग डेट पर। रिपोर्टिंग डेट आपकी कौन सी है? 31 दिसंबर 2023 को आप ये फैसला कर रहे हैं। जी बेटे, कोई क्वेश्चन ज़हन में या कंफ्यूजन कोई ज़हन में अगर अराइज हो रही हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। ये आपने एडवांस पेमेंट की। तो हमें यहाँ से जो एक बात समझ आती है करंट और नॉन करंट एसेट्स के बारे में, ये है IAS 1 की गुफ्तगू इस वक्त आपके साथ। IAS 1 हमें करंट नॉन करंट एसेट्स की बात भी करता है और करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज की बात भी करता है। ठीक है। IAS 1। अच्छा जी, कोई आया है? तो IAS 1 जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात करता है, वो क्या कहता है हमें, उसको हम देखते हैं क्या हुआ। कह रहे एज एन एसेट, हमने एक चीज रिकॉर्ड जब की तो हमने देखना है उसमें करंट और नॉन करंट का कौन सा पोर्शन है। वो एसेट जो सेटिस्फाई कर दे एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, उसको हम करंट की कैटेगरी में ले जाते हैं, बाकी तमाम नॉन करंट है। ऑपरेटिंग साइकिल में जो रियलाइज हो जाए या कंज्यूम हो जाए, रिपोर्टिंग डेट पे हम उसको कहेंगे कि वो हमारा करंट एसेट है। मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में हल्की सी बातचीत निशानदेही के तौर पे बताता हूँ कि ऑपरेटिंग साइकिल किसको कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल एक एंटिटी का जब देखना हो तो हम क्या देखते हैं, वो टाइम पीरियड between the acquisition of the asset for processing and their realization into cash or cash equivalent, उस पीरियड। इसका एग्जांपल देता हूं आपको। आप इन्वेंट्री परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर for purchase of inventory।
फर्ज कर लें आपने चेयर बनानी है, आप चेयर का कारोबार कर रहे हैं। चेयर खरीदने के लिए आपने चेयर की लकड़ी खरीदने के लिए आपने ऑर्डर दिया। अब चेयर की लकड़ी खरीदने के लिए जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो तारीख है 1 जनवरी 2023 फर्ज कर लें। अब क्या होगा जी, रॉ मटेरियल या इन्वेंटरी जो भी है रिसीव्ड इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल रिसीव हो, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेरी बोतल ला दो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, फिर प्रोडक्शन कंप्लीट्स, फिर finished goods sold on credit, फिर cash received from customer। वो हमें मिलता है कैश, फर्ज कर लेते हैं 30 अप्रैल 2000। तो मुझे बताइए कि इसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कितना जी ऑपरेटिंग साइकिल इसका? 4 months। समझ आया जी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑर्डर प्लेस करने से लेके माल के वसूल होने के बाद, उसकी प्रोसेसिंग के बाद, फिनिश गुड्स बनने के बाद, बिक जाने के बाद, कस्टमर से पैसे मिलने पर ऑपरेटिंग साइकिल खत्म। अब आप मुझे बताइए, एक बहरी जहाज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, उसका ऑपरेटिंग साइकिल कितना होगा? बहरी जहाज का नाम है, 1 साल से ज्यादा। ठीक है, आपने आईटीए में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि करंट एसेट के लिए हम ये कहते हैं कि 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल, इन दोनों में से जो ज्यादा है करंट एसेट में। ये आईटीए में बड़ा मशहूर सवाल है, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट इसको कहते हैं कि जी जो 12 महीने या उससे कम का पीरियड होता है वो करंट एसेट में फॉल करता है। जबकि अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के जुमरे में बात आ रही है तो ऑपरेटिंग साइकिल भले 12 महीने से ज्यादा हो, आप उसको करंट एसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एसेट है, ऑपरेटिंग पीरियड है उसका। तो ऑपरेटिंग पीरियड अगर 12 महीने से ज्यादा भी हो तो भी वो करंट एसेट ही कहलाएगा, उसकी रियलाइज होना या उसका कंज्यूम होना। तो ये बात IS 1 में लिखी हुई है कि अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल में कुछ रियलाइज हो रहा हो या कंज्यूम हो रहा हो तो उसको भी आप ऑपरेटिंग साइकिल, अमूमन 12 महीने से कम का होता है अमूमन, लेकिन अगर ज्यादा का होगा 18 महीने का या 24 महीनों का ऑपरेटिंग साइकिल, और आपको एक रिसीवेबल है वो कहता है कि ऑपरेटिंग साइकिल में रिसीव हो रहा है और ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीनों का, तो आप क्या करंट एसेट में लेंगे या नॉन करंट एसेट में लेंगे? करंट एसेट। ठीक है ना? फिर जो एसेट प्राइमरीली हमने ट्रेडिंग करने के लिए रखा हो वो भी आपका करंट एसेट है। ट्रेडिंग के लिए अमूमन एक तो इन्वेंट्री आपने ट्रेडिंग के लिए रखी हुई होती है, दूसरा बाज़ औक़ात आप स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग आपने सुना हुआ है, गोल्ड की ट्रेडिंग सुनी हुई है, प्लॉट्स की ट्रेडिंग सुनी हुई है। अब अगर आपने प्लॉट्स खरीदने हैं, आपके पास माशाल्लाह करोड़ों अरबों रुपए है, आपको 500 प्लॉट खरीद के रख लेते हैं कि बेचूंगा, तो आपकी इन्वेंट्री है ना, तो क्या है वो आपकी करंट एसेट है 500 प्लॉट। अब 500 प्लॉट में भले आपने 5 अरब रुपया लगाया हो, तो 5 अरब रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है आपके पास, क्योंकि आपने बेचते नहीं, ट्रेडिंग के लिए रखे हैं आपने। बात को फॉलो करने तो
इन्वेंट्री का ये मतलब नहीं कि वो गंदुम हो या वो जो है वो बैटरी सेल हो तो वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री आपकी छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। नीयत देखी जाएगी कि नीयत उसके पीछे क्या है, ट्रेडिंग करनी। अब वो जो रियलाइज होते हो 12 महीनों के अंदर, नॉर्मली डेटर्स 12 महीनों के अंदर आपके रियलाइज होते हैं, तो वो आपके करंट एसेट। और अनरेस्ट्रिक्टेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब उसमें कोई बंदिश नहीं है। यहां पर मैं इसको एग्जांपल एक दे देता हूं। अनरेस्ट्रिक्टेड की एग्जांपल बैंक्स के लिए बड़ी एक आसान है कि बैंक्स को कुछ कैश रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है अपने सेंट्रल बैंक में। लाइक पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है, वहां पर रिजर्व्स के तौर पे कैश उसका रखा जाता है और उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो करंट एसेट नहीं, भले कैश एट बैंक पड़ा होगा लेकिन करंट एसेट नहीं है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब IAS 1 हमें करंट लायबिलिटीज के बारे में भी बताता है और वो ये बताता है कि करंट लायबिलिटीज भी एक्सपेक्टेड टू सेटल इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जैसे एसेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग थे, लायबिलिटीज भी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। लेकिन ये समझ में नहीं आती बात कि सर लायबिलिटीज कौन सी होती हैं जो ट्रेडिंग के लिए रखी जाती हैं? लायबिलिटीज की तो ट्रेडिंग नहीं होती। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने इंशाल्लाह बड़े होकर पढ़ना है एक कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव्स का। जो डेरिवेटिव्स हैं वो लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है? तो ये आपने इंशाल्लाह CFAP लेवल पे या कुछ हद तक FAR2 लेवल पर भी आपने इसको पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो रहे हो कर्जे ऐसे जो 12 महीनों के अंदर, 12 कब से शुरू करने 12 महीने बता दो कब से? जिस दिन रिसीव किया था या रिपोर्टिंग डेट से? नहीं, रिपोर्टिंग डेट से ऑनवर्ड 12 महीने आपने गिनने हैं। यहां से ऑनवर्ड्स, ये रिपोर्टिंग डेट जो है ना, रिपोर्टिंग डेट ये प्रेजेंट, यहां से ऑनवर्ड्स आपने 12 महीने गिनने हैं जो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है? ये है आपके 12 महीने। आपने कर्जा रिसीव किया ड्यूरिंग द पीरियड, यहां से नहीं 12 महीने गिनने आपने। आपने फर्ज किया ये कर्जा लिया था 6 महीनों के लिए, 3 महीने ये गए, अगले 3 महीनों में पे करना है। आपका कर्जा जो है रिपोर्टिंग डेट पे करंट लायबिलिटी है। आपने कर्जा लिया था फर्ज कर लें 14 महीनों के लिए, 3 महीने पहले यहां पर 3 महीने ये गुजर गए और 11 महीने आगे जाके यहाँ पे गुजरने। तो बताओ ये कर्जा जो 14 महीनों का आपने लिया था इस डेट पर, वो आपके लिए करंट लायबिलिटी है या नहीं? रिपोर्टिंग डेट को यस हमने किस दिन देखना है? रिपोर्टिंग डेट पे देखना है कि ऑनवर्ड्स 12 महीनों में ये कर्जा सेटल करना है या 3 सालों में सेटल करना है। अगर 12 महीने के अंदर अंदर सेटल करना है तो करंट लायबिलिटी है, 12 महीने से बाहर तो रिपोर्टिंग डेट को उसको हम कहेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटी। और उसके बाद एक और ये कॉन्सेप्ट आता है, ओपनिंग डेट पर हम कर्जा लेते हैं 2 साल के लिए और जब हमारी क्लोजिंग डेट आ रही है वहां पर फिर हम उसे क्या रिपोर्ट करेंगे? अगर तो वो कर्जा आपने सारा का सारा 2 साल के बाद वापस करना है। आपने कर्जा लिया कब? ओपनिंग डेट पे, 12 महीने खत्म हो गए। अब रिपोर्टिंग डेट से ऑनवर्ड्स आगे 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है तो करंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने फर्ज किया 3 साल के लिए लिया था, 1 साल आपका खत्म हो गया रिपोर्टिंग डेट तक, ऑनवर्ड 2 सालों के बाद आपने वापसी अदायगी करनी है तो क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं एक और बात आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 20X3 को
loan taken for 5 years, rupees 5,000 या million whatever, rupees 1,000 will be repaid on each 31st December। अब आप मुझे बताएं, आपकी रिपोर्टिंग डेट है आपकी रिपोर्टिंग डेट है 31st December 20x5। 31st December 20x5 आपकी रिपोर्टिंग डेट। अब 31st December 20x5 को नहीं, डायरेक्टली मैं x5 पे आपको लेके जा रहा हूँ। आप 31st December 20x5 को मुझे बताइए कि आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है और आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, बताइए जी। 1,000 आपकी करंट लायबिलिटी है जो कि आपने अगले 12 महीने में पे करनी है, और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,000 नॉन करंट लायबिलिटी है। आपने कर्जा कब लिया? कर्जा कब लिया आपने? 1 जनवरी 23 को। पहली किस्त कब पे की आपने? 31 दिसंबर 23 को। दूसरी किस्त कब पे की? X4 को। तीसरी कब आपने पे की? X5 को तीसरी पे कर दी है। अब बाकी कितनी रह गई है? 2। एक X6 में पे करनी है और एक X7 में पे करनी है। तो आपकी टोटल लायबिलिटी 2000 है। टोटल लायबिलिटी आपकी 2000 है, जिसमें से नॉन करंट 1,000 और करंट 1,000। समझ आती है बात? क्योंकि 3,000 आप पे कर चुके हुए हैं। फॉलोड? शाबाश। अच्छा, अब ये जो मैंने सर्कल किया है, इस सर्कल को पढ़ने के बाद मुझे बताइए क्या समझ आती है। 1-2 मरतबा पढ़िए इसको। अब जरा मेरे से कहानी सुन पाए। आपने
आप पहुंच गए, फर्ज कर लें इसी केस में आप पहुंच गए 31 दिसंबर x6 को, 31 दिसंबर x6। अब 31 दिसंबर x6 को आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा और सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ, सेम यही वाली चीज full amount is payable on 31st December x7। 5 साल तभी पूरे हो रहे हैं ना, यानी कि आप किस्तें नहीं दे रहे कि 1000 की, बल्कि आपने फुल अमाउंट कहा कि हम x7 को पे करेंगे। और अब आप पहुंचे हुए हैं 31 दिसंबर x6 को, ये रिपोर्टिंग डेट है आपकी। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप क्या कहेंगे? नॉर्मली आप इसको क्या ट्रीट करेंगे? करंट लायबिलिटी कितनी? 5000, क्योंकि ये 5000 आपका जो है वो पेएबल है। कब? अगले 12 महीने के अंदर अंदर। नहीं समझ आ रही तो मुझे रोको, कंफ्यूजन में ना रहना। कब आपने कर्जा लिया था? उंगलियों पे गिन दो। 1 जनवरी x3 को, 31 दिसंबर x3 1 साल किया। आपने कुछ पैसे पे किए उसे? नहीं। x4, x5, x6 4 साल के। अब कब पे करना आपने? x7 को। 31 दिसंबर x7 अगले 12 महीने के अंदर अंदर आ रही है। आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, आपने कहा यार 5000 में 5 मिलियन लिया हुआ कर्जा अगले 12 महीने में देना है। 12 महीने तो आए खरा। अब अगर आपके पास अनकंडीशनल राइट है कि आप इसको डेफर कर सकते हैं, अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपके पास अनकंडीशनल राइट है कि आप इसको अगले सालों में डेफर कर सकते हैं, तो क्या दिल की धड़कन तेज होगी? नहीं। तो क्या हो जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर आपके पास अनकंडीशनल राइट नहीं है कि आप इसको डेफर कर सकते हैं, तो दिल की धड़कन बदस्तूर तेज तर होती चली जाएगी। तो अगर अनकंडीशनल राइट नहीं होगा तो वो आपकी करंट लायबिलिटी बनेगी। तो यही बात इधर लिखी हुई है, डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट। मेरा ख्याल है आपको ठीक समझ आ रही है, ठीक है। नॉर्मल करंट लायबिलिटी है बिकॉज you means the entity, because the entity does not have unconditional right to defer its settlement। और अगर if the entity has unconditional right to defer settlement, then treat as शाबाश। ठीक है मेरे बच्चों। तो फिलहाल हमने, आप कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके
पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कि करंट और नॉन करंट क्या होते हैं और करंट और नॉन। जी बेटा जान, यानी कि अगले 12 महीने, ठीक है, अगले 12 महीने से ज्यादा अगर आप डेफर कर सकते हैं तो फिर आपकी नॉन करंट हो जाएगी ना। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ही करंट लायबिलिटी रहेगी ना, क्योंकि 12 महीने हुई आपकी करंट लायबिलिटी के पीरियड। अच्छा जी, आगे मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आपने पढ़नी है, और आप सिर्फ उस सूरत में पढ़ेंगे अगर आप 6 महीने के बाद FAR2 की क्लास में बैठने की नीयत रखते हैं। उसका नीयत नहीं भी होती 6 महीने के बाद, ठीक 6 महीने रह गए FAR2 की क्लास में बैठने के लिए, ठीक है ना। तो सिर्फ उसी सूरत में आप पढ़ेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, यकीन करें। सर ऐसी बातें तो ना करें, तो मैंने तो आपसे पहले कहा कि ऐसी बातें करूंगा तो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने इलेबोरेट की हुई है छोटी छोटी बातें जो कि आपके IS1 से मुतल्लिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके FAR1 में जो यूज होंगे और जो आप इनफैक्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। ये मेरे नोट्स हैं जी, आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको दी हुई है जिसमें कि आपने इन सबको गो थ्रू करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ओके।